Deep state. Deep state of America trying to create trouble in India. If you didn't believe in the deep state then, you absolutely should believe in the deep state now. The American deep state, big money, big oil, and the struggle. आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो आपको न्यूज में दिखते हैं वो इस दुनिया को चला रहे हैं? आपको क्या लगता है देश में जो लॉज पास होते हैं, जो पॉलिसीज बनती है वो पार्लियामेंट के अंदर बनती है? वेल, अगर ऐसा है तो आप अभी बहुत इनोसेंट हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये दुनिया एक्चुअल में चलती कैसे। People need to understand that the deep state is above governments. मैं चाहता हूं कि अब सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच सुनो। We are finally putting America first. Yet the deep state and the failed ruling class are trying to resist any changes to their failed policies of the past. They believe it is their right to rule over you and to redistribute your wealth all around the world. No thank you. अमेरिका में 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन ट्रंप ने डीप स्टेट इस एक शब्द के भरोसे जीता था, ये कहना भी गलत नहीं है। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, ये शब्द आपको कई पावरफुल लोगों के मुंह से बार बार सुनने को मिलेगा। लेकिन ये डीप स्टेट आखिर है क्या? और आप में से कईयों को शायद ऊपर से थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी डीप स्टेट के बारे में, लेकिन आपको जो कुछ भी पता है इसके बारे में वो सिर्फ इस ऑनियन की ऊपरी लेयर जितना है। लेकिन आप इसे जितना लेयर बाय लेयर अनलेयर करते जाओगे तो इसकी उतनी ही परतें आपके सामने खुलती रहेगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है उसका पर्पस ही ये है कि इसकी एक एक लेयर को मैं और आप साथ में मिलकर खोलते जाएंगे और इस बात को बहुत ही लॉजिकली, फैक्चुअली और स्टैटिस्टिकली समझेंगे कि ये दुनिया आखिर चलती कैसे है, या फिर कह लो कि चलाई कैसे जाती है। और हाँ, डीप स्टेट ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थियरी ये वर्ड आता है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज के कुछ नाम दिमाग में घूमने लगते हैं। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज रियल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें सिर्फ फैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, इन्वेस्टिगेशंस और डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बात की जाएगी। डीप स्टेट को लेकर ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो महज एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बनकर ना रह जाए, इसलिए हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के लिए कई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से डिस्कशन किया है, मल्टीपल बुक्स को गो थ्रू किया है, हंड्रेड्स ऑफ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है और ऐसे कई अलग अलग सोर्सेज से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन, वही डेटा ढूंढकर निकाला है जो डीप स्टेट एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर एक हार्ड हिटिंग फैक्ट है, इस बात को प्रूव करता है। और इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर मैं स्ट्रांगली कह सकता हूं कि डीप स्टेट इस टॉपिक के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया की पहली डॉक्यूमेंट्री है जो इस टॉपिक के डेप्थ में जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस डॉक्यूमेंट्री को गलती से भी एक फॉरेन टॉपिक समझकर इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि डीप स्टेट एक ऐसी बॉडी है जो इंडियन पॉलिटिक्स को तो अफेक्ट करती है, लेकिन साथ ही आपकी और मेरी डेली लाइफ को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए बिना स्किप किए इसे एंड तक देखना, क्योंकि डीप स्टेट कोई फॉरेन टॉपिक नहीं बल्कि नेशनल और पर्सनल टॉपिक भी है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 नवंबर 1996, जगह थी सुसुरलू, जो कि टर्की का एक शहर है। 4 लोग एक लग्जरी कार में बैठकर जा रहे होते हैं और अचानक से उस कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की वहीं पर डेथ हो जाती है और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाता है। जो 3 लोग उस कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं उनमें से एक था टर्की का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, दूसरा था अब्दुल्ला, टर्की का एक मोस्ट वांटेड असासिन, और मरने वालों में थर्ड पर्सन थी इस अब्दुल्ला की गर्लफ्रेंड। और इन 4 लोगों में से एक जो बचा था वो था टर्की का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस एक्सीडेंट को जब आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तब पता चला कि ये अब्दुल्ला, जो कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, उसके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला जो कि ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। इसी के साथ उसके पास एक फेक आईडी भी मिली जिस पर खुद टर्की के कैबिनेट मिनिस्टर ने साइन किया हुआ था। और इतना ही नहीं, उस कार में ड्रग्स, थाउजेंड्स ऑफ $US और इजराइल से खरीदे हुए कुछ ऐसे वेपन्स मिले जो कि लॉजिकली सिर्फ टर्की के आर्मी के पास होने चाहिए थे। अब शॉकिंग बात ये थी कि इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद भी टर्की के किसी भी पॉलिटिशियन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ और उल्टा इस कार क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिस कमेटी को असाइन किया गया था, एक एक करके उन्हीं मेंबर्स की मिस्टीरियस डेथ होने लग गई। ये केस टर्की में इतना बड़ा चर्चा का मुद्दा बन गया कि लोगों ने इसके बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट तो बस नाम की है, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई बैठा है जो सीक्रेटली उस गवर्नमेंट को पपेट की तरह यूज कर रहा है। और इसी सोच को टर्की के लोगों ने डेरिन डेवलेट ये नाम दे दिया और इसी डेरिन डेवलेट का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डीप स्टेट।
अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डीप स्टेट आखिर है क्या, और फिर इसके डेप्थ में जाकर इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसे डिकोड करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इस टॉपिक को डिग डाउन करेंगे। देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो डीप स्टेट एक शैडो गवर्नमेंट है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें CIA जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल्स, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स, बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस, बैंकर्स, मीडिया हाउसेस, टेक टाइकून्स और कई वेल्दी फैमिलीज शामिल होती है। और ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि ये अनइलेक्टेड होने के बावजूद भी पर्दे के पीछे से यही लोग डिसाइड करते हैं कि ये दुनिया चलेगी कैसे। यही लोग सिस्टम के बाहर बैठकर सिस्टम को एक्चुअल में चलाते हैं। और आने वाले समय में ग्लोबल एजेंडा क्या होगा, ग्लोबल पॉलिसीज क्या होगी, ये सब कुछ यही हिडन नेटवर्क डिसाइड करता है। What is the deep state? The deep state is a combination of intelligence, CIA, NSA, Homeland Security, FBI, working together with the military, together with top industrialists to sort of decide what is being done in the real world. हमें बाहर से देखने में लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ये लोग ग्लोबल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में इनका जो रिमोट होता है वो किसी और के हाथ में होता है। और जो इस रिमोट को कंट्रोल कर रहा है वो यही इनविजिबल नेटवर्क है जिसको डीप स्टेट कहा जाता है। इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, पॉलिटिशियंस बदलते रहते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं बदलते जो रियल पावर को होल्ड करते हैं। ये लोग कभी आपको पॉलिटिकल कैंपेन के पोस्टर्स पर नहीं दिखेंगे, कभी टीवी पर नहीं दिखेंगे, कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। इनफैक्ट ये लोग खुद अपनी जिंदगी में कभी भी इलेक्शंस में खड़े भी नहीं होते, लेकिन फिर भी यही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेशनल और इवन इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या होगी, वॉर्स कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, किस कंट्री को लोन दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा। और इनडायरेक्टली, साइलेंटली, हिडनली और बहुत ही स्मार्टली यही लोग ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और ये जो इनविजिबल नेटवर्क है वो एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा पावर में रहता है, चाहे इलेक्शन कोई भी जीते या कोई भी हारे। आई अंडरस्टैंड कि अभी तक ये काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरी साउंड कर रहा होगा, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट्री शुरू हुई है अपनी। अब बस देखते जाना कि ये सच में कॉन्स्पिरेसी है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे आज तक छुपा कर रखा गया है। अब देखो ये जो टॉपिक है डीप स्टेट, ये स्पेस की तरह है, मतलब इसके बारे में हम जितना भी रिसर्च करेंगे, जितनी भी बातें करेंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए हमने क्या किया कि इस डॉक्यूमेंट्री को ऑन पॉइंट रखने के लिए 3 ऐसे पैटर्न्स ढूंढकर निकाले जो मोर देन इनफ है इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने से पहले हमने क्या किया कि डीप स्टेट को लेकर YouTube पर ऑलरेडी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज है उन सबको गो थ्रू किया और उन्हें स्टडी करके हमारी डॉक्यूमेंट्री में ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टोरीज, ऐसे पैटर्न्स, ऐसे परसेप्शंस ऐड किए जो YouTube पर किसी भी बाकी डॉक्यूमेंट्री में नहीं है। इसीलिए मैं आपको इसी मोमेंट पर ये लिख कर दे सकता हूँ कि आगे के जो 40 मिनट आप इस डॉक्यूमेंट्री पर इन्वेस्ट करने वाले हो, दैट विल बी 1000% वर्थ इट। So let's get started with pattern number 1. चेस बोर्ड को सबने ही देखा होगा और पावर गेम को एक्सप्लेन करने के लिए चेस का एग्जांपल शायद आज तक सबसे ज्यादा यूज किया गया है। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो या तो ये एग्जांपल गलत है या फिर इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ ये आपको अभी समझेगा। बोला जाता है कि चेस में ये जो प्यादे हैं सबसे पहले उनको सैक्रिफाइस किया जाता है इन बड़े प्लेयर्स को बचाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये प्यादे खत्म होने लगते हैं तो ये जो बाकी के लोग हैं, हाथी, ऊंट, घोड़ा, इनको दांव पे लगाया जाता है ताकि राजा पर कोई आंच ना आए। लेकिन जैसे जैसे ये भी एक एक करके खत्म होने लगते हैं तो आखिर में जाकर जो अपोनेंट होता है वो राजा को भी मार गिराता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। देखो अभी तक पावर गेम को लेकर यही एग्जांपल चलता आ रहा था कि चेस में सबसे पहले प्यादे और फिर उसके बाद बाकी के की प्लेयर्स की कुर्बानी दी जाती है ताकि आखिर में राजा बच सके। लेकिन असल में ऐसा होता है कि इन दोनों राजाओं में से कौन सा राजा जीतेगा और कौन सा राजा हारेगा ये गेम के बाहर बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं। राजा वही जीतता है जो इन लोगों का पपेट बनने को तैयार होता है, इनके इंटरेस्ट को सर्व करता है, इनकी कही हुई हर बात को अपने मुंह पर पट्टी बांधकर एक्सेप्ट कर लेता है। यानी इस राजा के ऊपर एक महाराजा होता है और उसी को डीप स्टेट कहा जाता है। अब वो चेस तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था, लेकिन इस रियल वर्ल्ड में ये महाराजा कैसे एक पपेट राजा को चुनता है ये आपको समझाता हूं। और देखना ये सुनकर आपका दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। ये पीटर कॉर्नब्लो नाम के एक ऑथर है और इनकी द पिनोशे फाइल्स नाम की एक बुक है। इस बुक में एक ऐसा रियल इवेंट बताया गया है जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस इवेंट पर लिटरली एक हॉलीवुड की मूवी बन सकती है। तो ये बात है 1970s की। अमेरिका के सदर्न साइड में चिले नाम की ये कंट्री है और पूरी दुनिया का 27% कॉपर प्रोडक्शन इसी कंट्री में होता है,
जो कि सबसे ज्यादा कॉपर प्रोडक्शन है। अब देखो, कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेकर वेपन इंडस्ट्री, ऐसी हर बड़ी इंडस्ट्री का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। अब होता क्या है कि यूएस में एनाकोंडा कॉपर और कैनोकॉट नाम की ये दो बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने 1970s में चिले में अपनी मोनोपोली बना रखी थी। यही दो कंपनीज चिले के ऑलमोस्ट 90% कॉपर को कंट्रोल करती थी। कॉपर प्रोडक्शन से जो भी पैसा आ रहा था उसका एक मेजर चंक इन कंपनीज के जेब में जा रहा था और खुद चिले के लोग इन बाहरी कंपनीज के लिए सिर्फ मजदूरी करते थे। अब साल आता है 1970 और इस कंट्री को एक नए प्रेसिडेंट मिल जाता है, साल्वाडोर आयंदे। और पावर में आते ही ये एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे सिर्फ 2 साल बाद इन्हें खुद को ही गोली मारकर करना पड़ता है। देखो, होता क्या है कि ये आयंदे सोचते हैं कि देश हमारा है, कॉपर के रिसोर्सेस हमारे हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनीज आकर ये कॉपर लेकर जा रही है और हमारे खुद के ही सिटीजन्स को इनकी मजदूरी करनी पड़ रही है। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं कि चिले में जितने भी कॉपर माइंस है और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में जो भी फॉरेन कंपनीज है उन्हें नेशनलाइज कर देंगे। मतलब इन फॉरेन कंपनीज के सभी एसेट्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे और इन कंपनीज को लेकर जो भी रेगुलेशंस है उन्हें चिले की गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। इसके बदले में ये जो फॉरेन कंपनीज थी उन्हें कंपनसेशन भी मिलने वाला था। आईटीटी यानी इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ नाम की एक फॉरेन कंपनी थी जो चिले के टेलीकॉम सेक्टर को डोमिनेट करती थी। इस कंपनी से चिले के इन नए प्रेसिडेंट ने नेगोशिएट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद कुछ बहुत ही शॉकिंग हुआ। ये जो आईटीटी कंपनी थी, इसके स्टेक होल्डर्स ने क्या किया कि चिले की अपोजिशन पार्टी सीआईए और कुछ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर आयंदे की गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक प्लान बनाया। लेकिन जैसे ये बात आयंदे को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि शुरू में वो आईटीटी के साथ जो निगोशिएट कर रहे थे वो छोड़ दिया और आईटीटी के सभी एसेट्स सीज कर लिए। और यही आयंदे की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके इस एक डिसीजन ने एक अंडरग्राउंड बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था। जब भी कोई इलेक्टेड लीडर डायरेक्टली यूएस की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को चैलेंज करता है तो वो बस डिप्लोमेसी नहीं होती, उसके बाद एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। और हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि हम लोग इस चिले कंट्री की 50-60 साल पहले की स्टोरी सुनकर क्या करेंगे, बट आई गारंटी कि अगले कुछ ही मिनट्स में आपको पता चलेगा कि कैसे ये स्टोरी, ये पैटर्न हमारे इंडिया से भी कनेक्टेड है और किस तरह ये हमारे इंडिया को भी अफेक्ट कर सकता है। तो देखो, रिचर्ड निक्सन ये उस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जब चिले के प्रेसिडेंट आयंदे इन अमेरिकन कंपनीज को नेशनलाइज करने के डिसीजंस ले रहे थे। रिचर्ड हेम्स जो कि सीआईए के फॉर्मल डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स में क्लियरली एक स्टेटमेंट लिखा है, मेक द इकोनॉमी स्क्रीम। और ये जो मेक द चिलेज इकोनॉमी स्क्रीम का जो ऑर्डर था वो खुद यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सीआईए को दिया था। अब जैसे ही रिचर्ड निक्सन की तरफ से सीआईए को ये ऑर्डर मिल गया तो उसके तुरंत बाद चिले में एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें मेनली ये 3 लेयर शामिल थे। फर्स्ट वाज मिलिट्री मैनिपुलेशन। सीआईए ने क्या किया, 1970 से लेकर 1973 के बीच चिले के मिलिट्री ऑफिसर्स और अपोजिशन को सीक्रेटली $8 मिलियन के फंड्स दिए। इन फंड्स को यूज करके कई टॉप आर्मी जनरल्स को तख्ता पलट करवाने के लिए कन्विंस किया। रेन श्नाइडर नाम के एक सीनियर आर्मी जनरल थे जो कि सीआईए को अपोज कर रहे थे। उनकी मिस्टीरियसली गोली लगकर मौत हो जाती है। अब ये बस एक कोइंसिडेंस था या क्या था, आप खुद ही गेस कर लो। आयंदे को गद्दी से हटाने के लिए इनका जो सेकंड लेयर था वो था चिले की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दो। पता है, अचानक से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने चिले को लोन देना बंद कर दिया। इनकी इंटरनेशनल क्रेडिट लाइंस कट कर दी गई और 1972 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करवा दिया जिसका नाम था ट्रकर्स स्ट्राइक। क्या हुआ था कि ये जो चिले कंट्री है उनका मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ट्रक्स पर डिपेंडेंट था। फूड सप्लाई चेन से लेकर फ्यूल, मेडिसिन, ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रक्स पर ही डिपेंडेंट था और ऐसे में 40,000 ट्रक ओनर्स कंटिन्यू 24 दिनों के लिए स्ट्राइक पर चले, जिससे कि देश में पूरा का पूरा मेडिसिन, फ्यूल और फूड सप्लाई चेन ब्रेक हो गया। मैं इसको लेकर जब सीआईए के अराउंड कुछ आर्काइवल रिकॉर्ड्स को गो थ्रू कर रहा था तो उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि सीआईए ने और आईटीटी जैसे यूएस कॉर्पोरेशंस ने इस ट्रकर स्ट्राइक को डायरेक्टली फाइनेंस किया था ताकि ये स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलता रहे और चिले के सिटीजंस आयंदे की गवर्नमेंट पर भड़क जाए कि ये जो कुछ भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है वो आयंदे की वजह से हो रहा है। और अब मिलिट्री मैनिपुलेशन और इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद सीआईए का जो थर्ड लेयर था आयंदे की गवर्नमेंट को गिराने का, That was media propaganda. चिले में एल मर्क्यूरियो नाम का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था और पता है सीआईए ने $1.5 मिलियन अकेले इस न्यूज़पेपर को दे दिए थे ताकि ये न्यूज़पेपर आयंदे के अगेंस्ट जितना पॉसिबल हो उतना प्रोपेगेंडा फैला सके। इस न्यूज़पेपर ने आयंदे को डिक्टेटर, तानाशाह बोलना शुरू कर दिया और ये डिक्टेटर एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी देश की जनता को भड़काने के लिए और उनके लीडर पर से विश्वास उठाने के लिए काफी है। आयंदे के बारे में मीडिया ने ऐसी न्यूज फैलाना शुरू कर दी कि आयंदे की वजह से देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इवन रेडियो से लेकर पोस्टर्स और पैम्पलेट्स तक एक ही नैरेटिव पंप किया जा रहा था कि आयंदे चिले के लिए एक सही प्रेसिडेंट नहीं है। रिचर्ड निक्सन के मेक चिलेज इकोनॉमी स्क्रीम इस एक ऑर्डर पर सीआईए ने
ये जो 3 लेयर्ड ऑपरेशन रन किया उसने सच में 1973 तक आते आते चिले की इकोनॉमी को स्क्रीम करवाया था। इन्फ्लेशन 500% से बढ़ गया था। चिले में ब्लैक मार्केट बूम कर रहा था। आर्मी, बिजनेस एलिट्स, मीडिया सब लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच चुका था। और फिर आया 11 सितंबर 1973। चिले की जो खुद की एयरफोर्स थी उन्होंने ही ला मोनेदा, जो कि उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वहां पर बॉम्बिंग करवा दी और इसी दिन चिले के प्रेसिडेंट साल्वाडोर आयंदे की डेथ हो जाती है। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो आयंदे ने खुद को गोली मार दी थी, लेकिन उनकी डेथ अभी तक डिस्प्यूटेड है। जैसी आयंदे की डेथ हो गई तो उसके तुरंत बाद वहां की आर्मी ने चिले को टेक ओवर कर लिया और अगस्टो पिनोशे नाम के एक जनरल को वहां का डिक्टेटर बना दिया गया। और जैसे ये सत्ता में आ गए तो उसके तुरंत बाद जो भी अमेरिकन कंपनीज थी जिन्हें आयंदे नेशनलाइज करने वाले थे, उन कंपनीज के प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो गए। ऑनेस्टली जब मैं इस इवेंट को पढ़ रहा था तो आई लिटरली फेल्ट कि ये किसी मूवी का प्लॉट है। और सीरियसली ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब मैं डीप स्टेट के बारे में डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि इन्होंने चिले की गवर्नमेंट को कोलैप्स करने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो सेम स्क्रिप्ट इन्होंने कई सारी और कंट्रीज में भी रेप्लिकेट की हुई है। अभी पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट गिरा दी गई थी, उसको अगर आप स्टडी करोगे तो CIA ने चिले के लिए लिखी हुई स्क्रिप्ट में और बांग्लादेश के लिए लिखी हुई स्क्रिप्ट में कुछ डिफरेंस नहीं था। अब बांग्लादेश की और ग्लोबल मेनस्ट्रीम मीडिया भले ही कितना भी चिल्ला चिल्ला कर गए कि ये तख्ता पलट देश के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किया गया था, लेकिन ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्हें भड़काने का काम एक्सटर्नल बॉडीज ने ही किया था, क्योंकि जो शेख हसीना थी वो US इंटरेस्ट से अलाइन नहीं थी और ये जो एक्सटर्नल बॉडीज थी वो कोई और नहीं बल्कि डीप स्टेट ही थी। अगर आप इन डेप्थ में जाकर इन सब चीजों को स्टडी करोगे तो कुछ चीजें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ताशकंद में मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है और उसके पीछे किसका हाथ था ये आज तक कोई पता नहीं कर पाता, या फिर कह लो कि पता लगने ही नहीं देना चाहता है। कैसे जॉन F कैनेडी US के प्रेसिडेंट, कैसे सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट, कैसे गद्दाफी लीबिया के लीडर, इन सबको असैसिनेट किया जाता है। पाकिस्तान में जाए तो इमरान खान को जेल में डाल देना, 1970s में वियतनाम वॉर होना, ये सब कौन और क्यों कर रहा है। और आगे जाए तो US के सदर्न साइड में एक क्यूबा नाम की कंट्री है, वहाँ हुनहुनियो नाम का एक ऑपरेशन चलाकर तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है। इधर पोलैंड में एक लोकल NGO के साथ मिलकर वहाँ की गवर्नमेंट को कोलैप्स करवा दिया जाता है। और इवन रिसेंटली हमारा इंडिया, जो कि टॉप इकोनॉमीज में खेल रहा है, ग्लोबल स्टेज पर अग्रेसिवली अपना स्टैंड रख रहा है, तो उसी दौरान टैरिफ की धमकियां दी जाती है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है? हमारा इतिहास गवाह है कि महाभारत से लेकर मुगलों तक और अंग्रेजों से लेकर मॉडर्न पॉलिटिक्स तक सत्ता के लिए सगे भाई भाइयों ने मारकाट मचाई है। औरंगजेब ने अपने सगे भाई का सर काटकर उसे थाली में रखकर अपने पिताजी के सामने रख दिया था। महाभारत में दुर्योधन गद्दी के लिए इतना लालची था कि उसने अपने ही भाइयों को वनवास भिजवा दिया था। अंग्रेजों ने तो इस परंपरा को एक और स्टेप आगे ले जाकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करके देश के अंदर घर घर में ही झगड़े लगवा दिए थे। और मॉडर्न पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का सगा है ही नहीं। तो ये जो पैटर्न है वो दिखाता है कि पावर क्या चीज है और किस तरह ये चीजें हिस्टोरिकली चलती आ रही है। फर्क बस इतना है कि पहले के जमाने में जिसके हाथ में तलवार होगी, जिसके पास बड़ी सेना होगी और जिसके पास जिगरा होगा, वो अपनी ताकत दिखाकर पावर छीन लेता था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब अकाउंटेबिलिटी मांगने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। लेकिन आज जो कि एक ग्लोबल कनेक्टेडनेस है, इसीलिए ये पावर गेम पर्दे के आगे से सरक कर अब पर्दे के पीछे चला गया है। और इस गेम को जो लोग खेल रहे हैं उन प्लेयर्स का ही नाम है डीप स्टेट। अब आगे ध्यान से सुनना। 13 जून 1942 US में OSS यानी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर्म की जाती है, जिसका पर्पस होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में US की जो एनिमी कंट्रीज थी उनका सीक्रेट डेटा, उनकी सीक्रेट स्ट्रेटजीज, उनके सीक्रेट ऑपरेशंस, इन सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके US आर्मी को इन्फॉर्म करना, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके US आर्मी अपने एनिमी कंट्रीज के अगेंस्ट प्रॉपर स्ट्रेटजीज बना सके। अब इस OSS को हम गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पहली बात तो जंग में सब कुछ जायज होता है और दूसरी बात कि और भी कई सारी कंट्रीज के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, क्योंकि वो उस वक्त हर कंट्री की जरूरत बन चुकी थी। लेकिन गड़बड़ हो गई 1945 में। देखो, वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुका था और अमेरिका की जीत भी हुई थी और ये जो OSS थी अब उसका भी काम पूरा हो चुका था। तो लॉजिकली अमेरिका ने इस एजेंसी को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1947 में हैरी ट्रूमन, जो कि उस वक्त के US प्रेसिडेंट थे, वो एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लेकर आते हैं और इसके अंदर वो क्या करते हैं कि ये जो OSS थी उसको रिपैकेज करके सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA बना देते हैं और यही से अमेरिका और इवन पूरी दुनिया का लैंडस्केप बदल जाता है। पता है हैरी ट्रूमन, जिन्होंने इस CIA को फॉर्म
फॉर्म किया था वही आगे जाकर 22 दिसंबर 1963 को अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि लिमिट द रोल ऑफ CIA, क्योंकि वो देखते हैं कि उन्होंने 1947 में CIA को जिस इंटेंशन से फॉर्म किया था वो बस ये था कि ये जो CIA है वो दुनिया भर में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करके यूएस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती रहेगी, ताकि जो यूएस है वो इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में खुद को सेफगार्ड कर सके। लेकिन 1963 तक आते आते CIA इतना पावरफुल बन चुका था कि ये लिटरली ग्लोबल पॉलिटिक्स और इवन यूएस पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हो जाता है और कहा जाता है कि इसमें भी CIA का ही रोल था। कैनेडी को असैसिनेट करके उन्होंने ये मैसेज पास किया था कि CIA के अगेंस्ट कुछ भी बोलने का क्या अंजाम हो सकता है। अभी ऊपर जो हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्यूबा, पोलैंड, इन जितनी भी कंट्रीज के एग्जांपल्स लिए, उन सब जगह गवर्नमेंट चेंज करवाने में CIA किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व था। और इवन अगर लेटेस्ट में अगर आप आओ तो पिछले ही महीने नेपाल, जापान, फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज में एक साथ तख्ता पलट हो गया है। और शॉकिंगली इनमें जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था बांग्लादेश, श्रीलंका और उन सभी कंट्रीज से जहां पर गवर्नमेंट चेंज हुआ है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई हिडन पैटर्न है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब करवा कौन रहा है? आप लोग उतने समझदार हो तो देखो, ये जो CIA थी वो क्रिएट तो की गई थी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके यूएस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन आगे चलकर ये इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई कि ये लोग लिटरली दुनिया भर में तख्ता पलट करवाने लग गए। बड़े बड़े लीडर्स का असैसिनेशन होने लगा, दुनिया भर में सीक्रेट वॉर शुरू हो गए और ये भी कहा जाता है कि यही यूएस की शैडो गवर्नमेंट है, यानी जो दिखती नहीं लेकिन यही लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट को पीछे से चला रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि CIA इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। अब डीप स्टेट को लेकर हम जो सेकंड पैटर्न एक्सपोज करने वाले हैं उसका नाम है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और ये पैटर्न देखने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो सच में रहने लायक है भी या नहीं। $1955 1955 से लेकर 1975 के बीच में एक वॉर हुआ था, यूएस वर्सेस वियतनाम वॉर। और ये जो वॉर था वो कंटिन्यू 20 साल तक चला था। अब जो अमेरिका था वो ये बात जानता था कि वो ये वॉर कभी भी जीतने नहीं वाला है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये वॉर 20 साल तक कंटिन्यू रखा। लेकिन क्यों? और हालांकि बीच में जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इस वॉर को रोकने का डिसीजन लिया था, लेकिन एक रैली में खुलेआम कोई आकर एक प्रेसिडेंट के सिर में 3 गोलियां उतार देता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस असैसिनेशन के पीछे असल में किसका हाथ था ये कभी भी पता नहीं चल पाता है। खैर, तो हमारा सवाल ये था कि जब अमेरिका को पता था कि ये वॉर वो कभी भी जीतने नहीं वाले हैं, तो फिर भी उन्होंने इस वॉर को 20 साल तक क्यों कंटिन्यू रखा? और पता है, आप यकीन नहीं करोगे कि इस वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम पर अराउंड 7.6 मिलियन टन बॉम्ब्स गिराए थे, जितने कि वर्ल्ड वॉर 2 में सब कंट्रीज ने मिलकर भी नहीं गिराए थे। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में अप्रॉक्स 2.1 मिलियन टन बॉम्ब्स गिराए गए थे और वियतनाम में कितने? अराउंड 7.6 मिलियन टन। इतना ही नहीं, इस वॉर में 20 से 30 लाख वियतनाम के लोग मारे गए थे और 58,000 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो गई। इस वॉर के कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें उस दौरान $168 बिलियन खर्च हो गए थे, जिसको अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो आज अराउंड $1.7 ट्रिलियन बन जाते हैं। यानी आप सोच सकते हो कि एक ऐसा वॉर जिसके बारे में अमेरिका को पता था कि वो कभी नहीं जीतने वाला है, फिर भी वो उसे कंटिन्यू किया जा रहा था। तो फिर से वही सवाल आता है कि आखिर क्यों? तो अब ध्यान से सुनना, ये जो वॉर था मैंने इसे सिर्फ एज एन एग्जांपल लिया है। आपको पता है आज की डेट में पूरी दुनिया भर में 110 से भी ज्यादा एक्टिव वॉर्स चल रहे हैं, जिनमें डायरेक्टली वेपन्स इन्वॉल्व हैं। अकेले मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 45+ वॉर्स, एशिया में 21 वॉर्स, यूरोप में 7 वॉर्स, अफ्रीका में 35+ वॉर्स और ऐसे कई अलग अलग रीजन में अलग अलग वॉर्स आज भी चल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ठान ले तो इन वॉर्स को रातों रात रोक दिया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर इन वॉर्स को रोका नहीं जाता है। तो फिर अब सवाल यह आता है कि आखिर क्यों ये वॉर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वॉर इज अ बिजनेस और इस बिजनेस को डायरेक्टली डीप स्टेट ओन करता है। अब इससे पहले कि आप इसे एक कॉन्स्पिरेसी बोल दो, मैं इसे फैक्ट्स और प्रॉपर एविडेंस के साथ प्रूव करके दिखाता हूँ। अगले कुछ मिनट्स बस ध्यान से सुनना। ये है आइजनहावर, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये पहले यूएस में एक सीनियर मिलिट्री जनरल थे और फिर बाद में यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। मतलब इन्हें ये भी पता था कि मिलिट्री के अंदर क्या होता है और पॉलिटिक्स भी कैसे चलती है। अब 1961 में ये अपना फेयरवेल स्पीच देते हैं और उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जो पूरी दुनिया को और खास करके यूएस को हिलाकर रख देता है। पहले आप खुद उनका वो स्टेटमेंट ध्यान से सुनो और फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted
Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals. आई नो कि इसमें से कई सारी बातें बहुत से लोगों के सर के ऊपर से चली गई होगी, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या था। इस स्पीच में आइजनहावर ने एक वर्ड यूज किया था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और इस एक वर्ड में डीप स्टेट का पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है कि क्यों दुनिया भर में वॉर्स चलती रहती है जबकि उन्हें रोका भी जा सकता है। देखो, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इस ट्रायंगल की तरह है, जिसमें एक साइड पर मिलिट्री जनरल्स होते हैं, दूसरी साइड पर आर्म्स मैन्युफैक्चरर यानी वेपन्स बनाने वाली कंपनीज होती है, और तीसरी साइड पर कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं जो इन मिलिट्री जनरल्स और इन वेपन बनाने वाली कंपनीज में ब्रिज की तरह काम करते हैं। और जब ये तीनों पार्टीज एक साथ एक टेबल पर आकर बैठती है तो इनके डिस्कशन का मुद्दा सिर्फ ये होता है कि दुनिया में अब कहां वॉर्स करवानी है, किस कंपनी को कितने बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने हैं और किस तरह खुद की जेब भरनी है, भले उसके बदले दुनिया में कितने ही इनोसेंट्स क्यों ना मारे जाए। और ये जो स्पीच मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस स्पीच में आइजनहावर ने एग्जैक्टली यही कहा था कि इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की पावर अगर बढ़ जाएगी तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी थ्रेट हो सकता है और ये गवर्नमेंट को भी पपेट बनाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर एक नेशन आर्म्स इंडस्ट्री के प्रेशर में आ जाता है तो उसका फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसे हालात में देश में जो भी पॉलिसीज बनेगी, लीडर्स जो भी डिसीजंस लेंगे, वो सब कुछ इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड होकर बाहर आएंगे। और सरप्राइजिंगली 1961 यानी आज से अराउंड 60 साल पहले दी गई आइजनहावर की यही वार्निंग सच होते हुए दिखाई दे रही है। ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही स्मार्टली पर्दे के पीछे से ऑपरेट होता है। सरफेस पर लोगों को दिखाया जाता है कि जो भी वॉर्स हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म कुछ और ही होता है। आपको पता है, वेपन्स बनाने वाली दुनिया की ये 5 मेजर कंपनीज हैं, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन जो कि अभी आरटीएक्स के नाम से जानी जाती है, बोइंग, जनरल डायनामिक्स और नॉर्थरोप ग्रुमन। यही 5 कंपनीज इस आर्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हर साल इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। 2024 में यूएस गवर्नमेंट ने 997 बिलियन डॉलर्स मतलब ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर्स अकेले उनके मिलिट्री का बजट रखा था, और इन 997 बिलियन डॉलर्स में से मोर देन हाफ बजट इन 5 कंपनीज में डिवाइड हो गया था। और पता है, 2020 से लेकर 2024 यानी सिर्फ 4 सालों में इन 5 कंपनीज को 771 बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं होती है जितना पैसा यूएस गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट कंपनीज को दिया। और गवर्नमेंट भी इन कंपनीज से इतनी मोहब्बत इसीलिए करती है क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शंस के टाइम पर अगर ये कंपनीज उन्हें याद नहीं करेगी तो उनकी जनता भी उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस की जो कैंपेनिंग होती है वो मोस्टली इन्हीं कंपनीज के डोनेशंस पर चलती है। इसलिए अगर ये कंपनीज डोनेशन नहीं देगी तो इनकी कैंपेनिंग रुक जाएगी और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट इन आर्म्स कंपनीज को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। और आयरनी देखो कि इसी पीरियड में पैसे की तंगी है बोलकर गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर स्कीम्स, इन सब का बजट एकदम टाइट रखा, पर्दे के पीछे रहकर आम जनता को इनके कारनामों की भनक भी ना लगे। इसलिए ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही स्मार्टली और सीक्रेटली ये 4 स्टेप स्ट्रैटेजी यूज करता है। और एक बार अगर आप इनके स्टेप्स को समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि क्यों वॉर्स कभी खत्म नहीं होते और क्यों डिफेंस बजट हमेशा बहुत ज्यादा होता है। इनका फर्स्ट स्टेप है क्रिएट द फियर। देखो, मीडिया और पॉलिटिशियंस मिलकर एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि देश खतरे में है। कभी वो बोलेंगे कि एनिमी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कभी बोलेंगे कि टेररिस्ट हम पर अटैक करने वाले हैं, कभी बोलेंगे कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। अब देखो, कुछ केसेस में ये सच भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट और मीडिया मिलकर सिर्फ फेक नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो आम आदमी है वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा होता है। अब जब वो टीवी पर बार बार फियर ड्रिवन हेडलाइंस देखता है तो वो नेचुरली इस बात को सपोर्ट करने लग जाता है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट को एनिमी के खिलाफ एक्शन लेनी ही चाहिए। और इसी बात का फायदा उठाकर फियर को मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि जनता खुद से ही वॉर को जस्टिफाई करने लग जाए। अब यही से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने सेकंड स्टेप पर आता है, एंड दैट इज फ्लोइंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो, फर्स्ट स्टेप में ये लोग ऑलरेडी फियर को मैन्युफैक्चर कर चुके होते हैं और अब तक जनता भी बोलने लग जाती है कि वॉर तो होनी ही चाहिए। और इसके तुरंत बाद गवर्नमेंट बोल देती है कि अगर वॉर करनी है तो डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इसी बजट में से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर्म्स कंपनीज की जेब में जाते हैं। और ये अमाउंट कितनी बड़ी होती है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और मैंने ये भी बताया था कि क्यों गवर्नमेंट इन कंपनीज को इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। अब आते हैं इनके थर्ड स्टेप पर, रिवॉल्विंग डोर। और ये रिवॉल्विंग डोर एक्चुअल में है क्या, ये सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। देखो, रिवॉल्विंग डोर का मतलब ये होता है कि एक ही ग्रुप के लोग मिलिट्री, पॉलिटिक्स और आर्म्स इंडस्ट्री इसके बीच घूमते रहते हैं।
आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि एक सीनियर मिलिट्री जनरल जब आर्मी से रिटायर होता है तो उसके पास बैटलफील्ड का भी एक्सपीरियंस होता है और साथ ही उसके पास तगड़े गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए ये जो आर्म्स कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपने फायदे के लिए इन रिटायर्ड आर्मी जनरल्स को तुरंत मल्टी-मिलियन डॉलर्स की सैलरी देकर अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देती है। अब ऐसे जब कोई सीनियर पॉलिटिशियन, खास करके डिफेंस मिनिस्ट्री वाला पॉलिटिशियन, जब पॉलिटिक्स से बाहर निकलता है तो ये आर्म्स कंपनीज उसे अपनी कंपनी में लॉबिस्ट या फिर कंसल्टेंट बना देती है। अब देखो यहाँ पर आपके माइंड में दो सवाल आ सकते हैं। पहला कि ये लॉबिस्ट एक्चुअली होता क्या है, और दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये आर्म्स कंपनी एक पॉलिटिशियन को अपना कंसल्टेंट क्यों बनाएगी, जबकि एक पॉलिटिशियन के पास उनकी इंडस्ट्री का जीरो नॉलेज होता है। तो देखो पहले तो आपको लॉबिस्ट क्या होता है ये क्लियर करता हूं। देखो लॉबिस्ट मतलब एक ऐसा बंदा होता है जो किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री के बिहाफ पर गवर्नमेंट के जो नेता, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, ऐसे डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है और लॉज एंड रेगुलेशंस को इस वे में ड्राफ्ट करवाता है ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है वो उसके क्लाइंट के फेवर में शेप हो जाए। मतलब इस इंडस्ट्री में लॉबिस्ट बेसिकली एक ऐसा दलाल होता है जो अपने क्लाइंट का फायदा करवाने के लिए किसी की बूटलीकिंग भी कर सकता है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि ये आर्म्स कंपनीज एक पॉलिटिशियन को अपना कंसल्टेंट क्यों बनाएगी जबकि एक पॉलिटिशियन के पास उनकी इंडस्ट्री का जीरो नॉलेज होता है। तो देखो ये आर्म्स कंपनीज पॉलिटिशियंस को क्यों हायर करती है, इसका मोटा मोटा ये 4 रीजंस होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज सो ऑब्वियस, दैट इज कनेक्शंस एंड एक्सेस। देखो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने अपने करियर में ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स, जनरल्स और पार्लियामेंट में अपना पूरा का पूरा पावरफुल नेटवर्क बनाकर रखा होता है। इसलिए ये लोग डायरेक्टली उस जगह पर डायरेक्ट फोन लगा सकते हैं जहां आम आदमी या फिर एक सिंपल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कभी रीच आउट भी नहीं कर पाता है। मतलब ये आर्म्स कंपनीज इन पॉलिटिशियंस के थ्रू एक तरह से अंदर के दरवाजे खोल लेती है। सेकंड रीजन इज द नॉलेज ऑफ पॉलिसीज। क्योंकि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन रहा है इसलिए पार्लियामेंट के अंदर होते हुए वो खुद पॉलिसी मेकिंग का पार्ट रहा होता है और वो अच्छे से समझता है कि डिफेंस बजट कैसे पास होते हैं, कमिटीज में क्या डिस्कशंस होते हैं और कौन सा लूप होल कैसे स्मार्टली यूज किया जा सकता है। थर्ड रीजन होता है इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट। देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्यूरोक्रेट को किसी काम के लिए कन्विंस करना हो और उसके लिए इन आर्म्स कंपनीज की तरफ से अगर कोई आम कॉर्पोरेट लॉबिस्ट जाकर बात करे तो देयर आर चांसेस कि वो उसकी बातों को उतना सीरियसली ना ले। लेकिन जब एक एक्स मिनिस्टर या एक्स एमपी किसी ब्यूरोक्रेट या किसी करंट मिनिस्टर को कन्विंस करने के लिए जाता है तो उसका एक अलग ही वजन पड़ता है और उसकी बात को ऑथोरिटी की तरह लिया जाता है। और पॉलिटिशियंस को कंसल्टेंट बनाने के पीछे का इनका फोर्थ रीजन ये भी होता है कि ये आर्म्स कंपनीज इन्हें रिवॉर्ड देना चाहती है। इसलिए क्योंकि जब वो पॉलिटिशियन पावर में हुआ करता था तब उसने डिफेंस कंपनीज के फेवर में कई सारी पॉलिसीज पास कर दी होती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद ये कंपनीज उसको मल्टी-मिलियन डॉलर के पैकेजेस देकर लॉबिस्ट या फिर कंसल्टेंट बनाकर एक रिटर्न गिफ्ट देती है। बाहर से देखने में लगता है कि ये मिलिट्री, पॉलिटिक्स, आर्म्स इंडस्ट्री तीनों अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के तार एक ही जगह पर जाकर जुड़ते हैं और इनका एक सर्कल बन जाता है और इसी सर्कल को कहा जाता है रिवॉल्विंग डोर। और इस स्ट्रैटेजी को ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या फिर कह लो डीप स्टेट बहुत ही स्मार्टली यूज करता है। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये बंदा इस रिवॉल्विंग डोर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। डिक चेनी 1989 से लेकर 1993 के बीच ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी यानी पेंटागन जो कि यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर है उसका हेड बन जाते हैं। इसलिए इनके पास बाय डिफॉल्ट डिफेंस बजट, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉर्स का डायरेक्ट एक्सेस था और इसी के चलते इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कई सारी आर्म्स कंपनीज के साथ क्लोज रिलेशंस बनाकर रखे थे। अब हुआ क्या कि आगे 1995 में इन्होंने पॉलिटिक्स को टेम्पररीली छोड़ दिया और पता है पॉलिटिक्स को छोड़ते ही ये हैलिबर्टन जो कि उस वक्त की डिफेंस और ऑयल वाली एक जायंट कंपनी थी उसके डायरेक्टली सीईओ बन गए। अब देखा जाए तो चेनी के पास ऑयल या डिफेंस को लेकर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें इसलिए सीईओ बना दिया गया था क्योंकि उनके पास व्हाइट हाउस का एक पावरफुल नेटवर्क था जिससे वो गवर्नमेंट से इजीली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करवा सकते थे। और एक्चुअल में उनके टेन्योर के दौरान ये जो हैलिबर्टन कंपनी थी उनका रेवेन्यू 100% से बढ़ गया था। अच्छा अब आगे क्या हुआ वो सुनो। 2001 में चेनी फिर से पॉलिटिक्स में वापस आ गए और इस बार वो जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट के अंडर सीधा यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बन गए यानी व्हाइट हाउस के सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन। अब इससे भी सरप्राइजिंग बात ये थी कि 2003 में इनकी गवर्नमेंट ने बिना किसी प्रूफ के ये क्लेम किया कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिससे कि दुनिया को खतरा हो सकता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इराक के पास ऐसे कोई वेपन्स थे ही नहीं, लेकिन इस फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पर बुश और चेनी की गवर्नमेंट ने इराक में वॉर छेड़ दी। और पता है इस वॉर के बाद मिलिट्री बेसिस, ऑयल फील्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर जो रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए गए थे उनका सबसे बड़ा हिस्सा इस हैलिबर्टन कंपनी को मिला। अकेले इराक वॉर से अराउंड $39 बिलियन अकेले इस हैलिबर्टन कंपनी ने कमाए थे जिसमें ये डिक चेनी कभी सीईओ रह चुके थे। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जेम्स मैटिस, मार्क एस्पर, विलियम पेरी, रॉबर्ट गेट्स, नॉर्मन ऑगस्टीन, ये कुछ नाम बता रहा हूँ आपको।
इनके बारे में जाकर थोड़ा रिसर्च कर लेना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये रिवॉल्विंग डोर क्या चीज है। तो इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लेकर हमने इन 4 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स, फियर मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना और रिवॉल्विंग डोर, इन 3 स्टेप्स को अच्छे से कवर कर लिया है। और फाइनली अब इनका जो 4th स्टेप है वो है एंडलेस वॉर। मुझे एक बात बताओ, इन आर्म्स इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब इनके वेपन्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट? और डिमांड कब बढ़ती है? ऑब्वियसली जब वॉर होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि कभी भी कोई हेयर ग्रोथ का तेल बेचने वाली कंपनी चाहेगी कि लोगों के बाल झड़ना रुक जाए? कोई फेयरनेस क्रीम बेचने वाली कंपनी चाहेगी कि सब लोग गोरे हो जाए? कोई पेट्रोल बेचने वाली कंपनी चाहेगी कि सब लोग ईवी पर शिफ्ट हो जाए? क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो इनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा। सेम गोज फॉर वेपन मैन्युफैक्चरर्स। अगर दुनिया में कहीं पर वॉर्स ही नहीं होंगे तो इनके वेपन्स लोग दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए थोड़ी ना खरीदेंगे। वेपन्स अगर बेचने हैं तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो वॉर्स होते रहने चाहिए ना, तभी तो जाकर इनके वेपन्स बिकेंगे। और अब आप खुद ही डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करना कि क्यों मैंने शुरू में ही कहा था कि अमेरिका को जब ये बात पता थी कि वो वियतनाम वॉर कभी भी नहीं जीत सकते थे, फिर भी क्यों उन्होंने उस वॉर को 20 साल तक चलने दिया। वो भी अमेरिका ही था जिसने तालिबान को हराने के लिए अफगानिस्तान में 20 साल तक वॉर कंटिन्यू रखा। लेकिन अफगानिस्तान में आज किसका राज है? तालिबान का। तो आखिर में अगर हारना तय था तो क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक वॉर चलने दिया? इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन में कभी नहीं मिले, फिर भी क्यों अमेरिका ने वहां पर 8 साल तक वॉर को कंटिन्यू रखा? और क्यों आज भी पूरी दुनिया में 110 से भी ज्यादा वॉर्स एक्टिवली चल रहे हैं? अब इसका जवाब मैं नहीं, आप मुझे कमेंट्स में दोगे। और इसी तरह ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या कह लो डीप स्टेट एक्चुअल गवर्नमेंट के बाहर होकर भी एज अ शैडो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है। और इसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लेकर यूएस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है हैरी ट्रूमन, जिन्होंने ही CIA को फॉर्म किया था। उनका एक स्टेटमेंट है, देयर ग्रीड नोज नो लिमिट। एंड आई फील कि अब इससे ज्यादा मुझे इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो होटल आप देख रहे हो ये नेदरलैंड्स का बिल्डरबर्ग होटल है और यहाँ पर हर साल एक सीक्रेट मीटिंग कंडक्ट होती है। इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाता है कि अगले कुछ सालों में दुनिया में क्या होगा और ये दुनिया कैसे चलेगी। और इस मीटिंग में सिर्फ 120 से 140 लोग होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल एजेंडा क्या होगा। और कई थियरीज तो ये तक बताती है कि यही होटल डीप स्टेट का हेडक्वार्टर है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की और इनमें से सिर्फ 120 से 140 लोग एक होटल के कमरे में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया में क्या होगा और दुनिया कैसे चलेगी। बट द क्वेश्चन इज कि ये 120 से 140 लोग आखिर है कौन? और अगर ये मीटिंग इतनी पावरफुल है तो फिर इस मीटिंग के बारे में क्यों किसी को कुछ भी पता नहीं है और क्यों कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस मीटिंग को कवर नहीं करता है? चलो इसको डिकोड करते हैं। 1954 इस साल नेदरलैंड्स के इसी होटल में एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसका नाम होता है बिल्डरबर्ग मीटिंग। शुरू में इस मीटिंग के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ ट्रांस अटलांटिक कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए कंडक्ट की जाएगी। अगर इसे आसान भाषा में बताऊं तो अमेरिका और यूरोप के बीच में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसे मजबूत बनाने को लेकर इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ बस लोगों को दिखाने के लिए था और कमरे के अंदर कुछ और ही डिस्कशन चल रहा था। ये जो मीटिंग थी उसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस मीटिंग में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए थे जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली वो पावर होता है कि वो नेशनल पॉलिसीज को डिजाइन करे। लेकिन पता है इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, मीडिया पब्लिशर्स, शिप ओनर्स और जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, ग्रीस, इन कंट्रीज के एमपीज और पॉलिटिशियंस। और 1954 से लेकर आज तक हर साल इसी होटल में ये मीटिंग कंडक्ट होती है जिसमें गोल्डमैन सैक्स जैसी बैंक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के सीईओज, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी के सीईओज, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और सैम अल्टमैन जैसे टेक जायंट्स, नेटो के जनरल्स, वर्ल्ड बैंक और IMF के हेड्स, एनर्जी टाइकून्स, ऐसे कई वेल्दी और पावरफुल लोग शामिल होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये लोग, जिनमें से ज्यादातर तो अनइलेक्टेड है, ये लोग और पॉलिटिशियंस एक साथ एक टेबल पर बैठकर आखिर करते क्या है? और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि ये मीटिंग इतनी सीक्रेट होती है कि इस मीटिंग के मेंबर्स से स्ट्रिक्ट NDA साइन करवाए जाते हैं जिससे कि इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ इसके पॉइंटर्स कभी बाहर ही नहीं आते हैं। इनकी ये वेबसाइट है, वहां पर सिर्फ ये लोग इस साल की मीटिंग का क्या एजेंडा होने वाला है ये मेंशन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है और एक्चुअल में कमरे के अंदर क्या डिस्कशन होता है ये कभी बाहर नहीं आता। डैनियल एस्टोलिन नाम के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिन्होंने इन मीटिंग्स को डेकेड्स तक ट्रैक किया, उन्हें एनालाइज किया और उसके ऊपर एक बुक लिखी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द बिल्डरबर्ग ग्रुप। डैनियल ने इस इंटरव्यू में कहा है कि ये जो बिल्डरबर्ग मीटिंग है उसे हमेशा से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते थे, लेकिन डैनियल पहली बार इसे मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने लेकर आए थे और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और सीक्रेट डिस्कशंस दिखाए थे। वो इस इंटरव्यू में कहते हैं कि दुनिया भर के कई कोनों से कई लोग कहते रहते हैं कि वो लोग पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो लोग ये करते हैं, वो लोग वो करते हैं, लेकिन ये वो लोग एक्चुअल में कौन है ये कोई क्लियरली नहीं बताता है। I brought it into the mainstream. I showed the documents and we all hear people talk about they control the world, they do this, behind the scenes.
But we didn't really know who they were until, I brought it out into the open through the Bilderberg book, and I showed the photographs and documents and, in their secret discussions or secretive discussions. और डैनियल के अकॉर्डिंग ये बिल्डरबर्ग मीटिंग ही वो जगह है जहां वो लोग मिलते हैं और ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करते हैं। यही लोग फाइनेंस, मीडिया, मिलिट्री, एनर्जी, टेक्नोलॉजी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यूएस का सबसे इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हेनरी किसिंजर इस मीटिंग का मेंबर होता है। डेविड रॉकेफेलर, जिसने ग्लोबल बैंकिंग और ऑयल पॉलिसीज को डेकेड्स तक शेप किया, वो भी इस मीटिंग को अटेंड करता है। 1991 में बिल क्लिंटन नाम का एक मेंबर इस मीटिंग को अटेंड करता है और 1993 में अगले इलेक्शन में वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है। 1993 में टोनी ब्लेयर नाम का एक मेंबर इस मीटिंग को अटेंड करता है और उसके तुरंत बाद वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अभी भी अगर आपको ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस लग रहा है तो मेरे पास और भी शॉकिंग पैटर्न्स हैं। इस मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि हमें एक कॉमन यूरोपियन मार्केट और एक सिंगल करेंसी चाहिए और कुछ ही सालों में यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। 1990s की मीटिंग में ये लोग नेटो एक्सपांशन के बारे में डिस्कस करते हैं और अगले 10 सालों के अंदर अंदर ईस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रीज नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर देती है। और आगे आओ तो 2000s की मीटिंग में एनर्जी और मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी को लेकर डिस्कशंस होते हैं और उसके तुरंत बाद इराक और लीबिया जैसी कंट्रीज में वॉर शुरू होते हैं और कई बड़ी बड़ी वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस ऑयल की डील सिक्योर कर लेती है। इवन 2018 के बिल्डरबर्ग मीटिंग को देखे तो इस मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिस्कशन हुआ था और आज की डेट में एआई का क्या सीन है ये आप सबके सामने है। यहाँ तक कि मुझे अमेरिकन फ्री प्रेस नाम के न्यूज़पेपर का साल 2005 का एक आर्टिकल मिला जिसकी हेडलाइन ही कुछ ऐसी थी, बिल्डरबर्ग एक्सपोज्ड। तो क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं लेकिन किसी के पास इतनी पावर नहीं है जो इसे रोक पाए। जिस मीडिया का काम होता है लोगों तक सच पहुंचाए, उन्हीं के जर्नलिस्ट इस मीटिंग में एनडीए साइन करके बैठते हैं और सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। इस मीटिंग में बैठने वाले 120 से 140 लोग एक होटल के कमरे में बैठकर ही डिसाइड करते हैं कि कल दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी। वही डिसाइड करते हैं कि कौन से देश में वॉर होंगे, कौन सी करेंसी लॉन्च होगी, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या नैरेटिव ग्लोबली चलेगा और कौन सा लीडर अगला ग्लोबल हीरो बनेगा। ऑलमोस्ट सब कुछ यही लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए ये दुनिया एक्चुअल में चलती कैसे है ये अगर समझना है तो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को नहीं, इन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करो जो आपको कभी मीडिया के सामने नहीं दिखते। यहां तक शायद आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया का ये सिस्टम कितना सिस्टमैटिकली और आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है। लेकिन इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की अगर मैं समरी निकालूं तो बात यही निकल कर आती है कि बाहर से भले ही पीएम, प्रेसिडेंट्स या सीईओज सबसे पावरफुल लगते हैं लेकिन असली पावर हमेशा उनके ऊपर होती है जो रूल्स को लिखते हैं, करेंसीज कंट्रोल करते हैं और वॉर्स को फंड करते हैं। वो ना इलेक्शन लड़ते हैं ना टीवी पे डिबेट करते हैं पर उनकी साइन के बिना कोई लॉ पास नहीं होता, कोई वॉर शुरू नहीं होता और ना ही कोई मार्केट कोलैप्स होता है। और जब तक ये इनविजिबल फोर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक दुनिया में वॉर्स होते रहेंगे, लीडर्स गिरते रहेंगे और आम आदमी हमेशा एक पपेट बनकर रहेगा। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि असली पावर कहाँ है तो एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जो आप टीवी पर देखते हो, न्यूज में पढ़ते हो या टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, बाकी की कहानी हमेशा शैडो में लिखी जाती है और इसी को कहते हैं डीप स्टेट।